मुझे लगता है कि आज का जो हमारा ये गहन विश्लेषण है ना, ये सच में किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और इसके पीछे की वजह भी बहुत साफ है। हाँ, क्योंकि मतलब सोचिए, एक तरफ एक लड़ाकू विमान का पायलट है और उसने सिर पर जो हेलमेट पहना है ना, सिर्फ उसी की कीमत लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए है। जी। और उस हेलमेट के शीशे पर ही पूरा रडार सिस्टम, सेंसर, सब कुछ दिखाई देता है। एकदम। और अब दूसरी तरफ देखिए, एक गैराज में जोड़ा गया कुछ $1000 का एक साधारण सा ड्रोन है जिसमें थोड़ा सा बारूद भरा है। कागज पर देखा जाए तो ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा लगता है ना? लगता तो है, लेकिन आज हम जिन स्रोतों की गहराई में जा रहे हैं वो एक बहुत ही चौंकाने वाली हकीकत बयां कर रहे हैं। बिल्कुल। हमने आज कई सैन्य कूटनीति के दस्तावेज, हथियारों की तकनीक की रिपोर्टें और भू राजनीतिक विश्लेषणों को खंगाला है। और इन सब से एक बात साफ हो रही है कि मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है उसमें ये सस्ती और जुगाड़ वाली तकनीकें अरबों डॉलर के सिस्टम्स पर भारी पड़ रही हैं। सही कहा। और हमारे आज के इस विश्लेषण का मिशन भी यही है, ये समझना कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ हथियारों की संख्या का खेल नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं। पर इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं स्रोतों के आधार पर यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा या किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी बात है। जी। हमारा उद्देश्य पूरी तरह से निष्पक्ष होकर केवल ये समझना है कि जमीन पर, समुद्र में और आसमान में असल में कौन सी भौगोलिक और तकनीकी चालें चली जा रही हैं। और सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात तो असम्मित युद्ध यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर की रणनीतियां हैं। हाँ, असम्मित युद्ध मतलब जब दो ताकतें ऐसे हथियारों और रणनीतियों से लड़ती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। और इस असम्मित युद्ध का सबसे बड़ा मंच इस वक्त समुद्र बना हुआ है। स्रोतों में फारस की खाड़ी में अमेरिका के तैरते हुए किलों का बहुत ही डिटेल में जिक्र है। वो एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स, राइट? हाँ, बिल्कुल। दस्तावेजों में 7वें बेड़े के USS वास्प और USS त्रिपोली जैसे जहाज़ों का जिक्र है। जब मैं इन जहाज़ों के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे लगा इन्हें सिर्फ जहाज़ कहना तो गलत ही होगा। वो तो अपने आप में पूरी एक मिलिट्री बस्ती हैं। सच में, मतलब इन जहाज़ों के अंदर एक ही समय में 5000 मरीन कमांडो रह सकते हैं। इनके निचले डेक से पानी और जमीन दोनों पर चलने वाले हॉवरक्राफ्ट निकलते हैं, तो सीधे टैंकों को दुश्मन के तट तक पहुंचा सकते हैं। एकदम। और सैनिकों के लिए इन जहाज़ों के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम है। अस्पताल, सर्जरी रूम, जिम, डाइनिंग हॉल, सब कुछ। देखिए, इन जहाज़ों का मुख्य सामरिक उद्देश्य यही होता है कि आपको दुश्मन के इलाके में अपनी सेना उतारने के लिए किसी जमीनी बेस की जरूरत ना पड़े। मतलब ये जहाज खुद एक जमीन की तरह काम करता है। जी। ये तट से कुछ किलोमीटर दूर गहरे पानी में खड़ा हो जाता है और वहीं से पूरा सैन्य ऑपरेशन कंट्रोल किया जाता है। इसके ऊपरी डेक से लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं और निचले हिस्से से समुद्री हमले की तैयारी होती है। मेरे नोट्स में एक बहुत ही रोचक हिस्सा है जो स्रोतों में दिया गया था। नौसेना की भाषा में दिशाओं को याद रखने का एक तरीका। हाँ, वो पोर्ट और स्टारबोर्ड वाला। बिल्कुल। जहाज के बाएं हिस्से को पोर्ट और दाएं हिस्से को स्टारबोर्ड कहा जाता है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इसे याद रखने का तरीका बहुत मजेदार है। वो अक्षरों वाला लॉजिक ना? हाँ, अंग्रेजी के शब्द लेफ्ट में 4 अक्षर होते हैं, LEFT, और पोर्ट शब्द में भी 4 अक्षर होते हैं। क्या बात है! इस छोटे से निमोनिक से कोई भी नाविक कभी दिशा में गलती नहीं करता होगा। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। USS वास्प जैसे जहाज इतने विशाल हैं कि वो दुश्मन के रडार पर सबसे पहले चमकेंगे ना? वो तो एक बहुत बड़ा और आकर्षक लक्ष्य है। हाँ, और इसीलिए स्रोतों ने इनकी सुरक्षा के लिए क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी CIWS का बहुत विस्तार से जिक्र किया है। जो कि तकनीकी रूप से बहुत ही आक्रामक है। मैंने पढ़ा कि इस सुरक्षा कवच में 116 रैम मिसाइलें होती हैं जो 8-8 के सेट में लगी होती हैं, और सी स्पैरो मिसाइलें भी होती हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक हथियार है वो है फैलिंग्स गन। अरे हाँ, वो कोई साधारण मशीन गन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये 1 मिनट में 6000 गोलियां दाग सकती है। 6000। और इसका दायरा देखिए, ये 80 डिग्री ऊपर आसमान से लेकर 20 डिग्री नीचे समुद्र की सतह तक मार कर सकती है। मतलब ये सिर्फ गोलियां नहीं चलाती, ये हवा में डिप्लीटेड यूरेनियम की गोलियों की एक अभेद्य दीवार खड़ी कर देती है।
दुश्मन की मिसाइल इस दीवार से टकराकर हवा में ही छर्रे बन जाती है। बिल्कुल, रडार आने वाली मिसाइल की गति और दिशा का एकदम सटीक अनुमान लगाता है। ये सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी वीडियो गेम का बॉस लेवल दुश्मन है, जिसके चारों तरफ एक कवच है और जो पानी की तरह गोलियां बरसाता है। हाँ, एनालॉजी तो बहुत अच्छी है आपकी। लेकिन अगर ये इतना ही अभेद्य है तो ईरान इस तक पहुंचेगा कैसे? स्रोतों में इस पर क्या है? यहीं पर असम्मित युद्ध और सैचुरेशन का सिद्धांत काम आता है। सैचुरेशन हाँ। मतलब सिस्टम को जैम कर देना। हाँ, देखिए CIWS बहुत तेज है, लेकिन उसकी भी एक मैगजीन कैपेसिटी होती है ना। कोई मशीन गन 6000 गोलियां मार सकती है, लेकिन क्या होगा अगर एक साथ 500 सस्ते ड्रोन आ जाएं? ओहो, मतलब एक या दो बड़ी मिसाइलें भेजने के बजाय ईरान 500 छोटे GPS ड्रोन भेज दे। बिल्कुल, फैलिंग्स गन गोलियों की दीवार बनाएगी, मिसाइलें फायर होंगी और दर्जनों ड्रोन हवा में ही जलकर खाक हो जाएंगे। लेकिन गोलियां तो खत्म होंगी ना कभी? यही पॉइंट है। जब गोलियां खत्म होंगी और सिस्टम को नया गोला बारूद लोड करने में जो कुछ सेकंड या मिनट का समय लगेगा, बस वही मौका है। बाप रे, उस छोटे से अंतराल में अगर 500 में से सिर्फ एक ड्रोन भी बचकर निकल गया तो वो उस पूरे तैरते हुए किले का काम तमाम कर सकता है। जी, ये क्वांटिटी के जरिए क्वालिटी को हराने का सबसे सटीक उदाहरण है। आप एक बहुत ही महंगे डिफेंस सिस्टम को इतने सारे सस्ते लक्ष्यों से लाद देते हैं कि उसकी प्रोसेस करने की क्षमता सैचुरेट हो जाती है। ये तो बहुत ही खतरनाक गणितीय रणनीति है और ये हवा में होने वाले हमलों के लिए भी उतना ही सच है जितना समुद्र में। बिल्कुल, क्योंकि जब ये जहाज समुद्र में मोर्चा संभालते हैं तो अगला कदम आसमान पर कब्जा करना ही होता है। और आसमान में अमेरिका का जो बेड़ा है वो तकनीक के चरम पर है। हमने शुरुआत में जिस करोड़ों के हेलमेट की बात की थी वो F-35B लड़ाकू विमान के पायलट का होता है, जो वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है, मतलब हेलीकॉप्टर की तरह सीधा ऊपर उड़ जाता है। हाँ, और स्रोतों में ऑस्प्रे का नहीं जिक्र है, जो हवा में अपने रोटर घुमाकर हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज बन जाता है। और वो विशालकाय हेलीकॉप्टर सुपर स्टैलियन, जिसका आकार किसी 3 BHK फ्लैट जितना बड़ा है। सच में 3 BHK फ्लैट जितना। और A-10 वॉर्थॉग भी है, जिसे विमान कम और उड़ती हुई तोप ज्यादा कहा जाता है। इन मशीनों ने दशकों तक अपना दबदबा बनाए रखा है, लेकिन स्रोतों ने जो खुलासा किया है वो इस हवाई श्रेष्ठता पर बहुत बड़ा सवाल उठाता है। हाँ, कि ईरान ने खतरनाक माने जाने वाले F-15 ईगल और A-10 को भी मार गिराया है। और इसका रहस्य किसी नए रडार सिस्टम में नहीं, बल्कि हीट सीकिंग यानी गर्मी पकड़ने वाली मिसाइलों में है। मतलब बुनियादी फिजिक्स में। एक लड़ाकू विमान के इंजन का तापमान 400 से 600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जी, और रडार से बचने के लिए आप चाहे जितनी स्टेल्थ तकनीक लगा लें, वो रडार को तो चकमा दे देगी। लेकिन आप 600 डिग्री की गर्मी को तो नहीं छुपा सकते ना। क्या ये अरबों डॉलर की तकनीक पर एक बेसिक फिजिक्स की जीत नहीं है? बिल्कुल है। ईरान की इंफ्रारेड मिसाइलें रडार का इंतजार ही नहीं करती, वो सीधे आसमान में उस गर्मी को सूंघ लेती हैं। पर मैंने सुना है कि पायलट बचाव के लिए फ्लेयर्स छोड़ते हैं, वो जलते हुए गोले जो मिसाइल को भ्रमित करते हैं। हाँ, दशकों से ऐसा ही होता आ रहा है। फ्लेयर्स का तापमान इंजन से ज्यादा होता है ताकि मिसाइल असली जहाज को छोड़कर फ्लेयर के पीछे चली जाए। लेकिन नई मिसाइलें तो और भी स्मार्ट हो गई हैं, है ना? बहुत ज्यादा। नई इंफ्रारेड मिसाइलों में इमेजिंग सेंसर्स लगे हैं। वो सिर्फ गर्मी नहीं देखती, उस गर्मी के आकार का विश्लेषण करती हैं। ओहो, मतलब वो पहचान लेती हैं कि कौन सी गर्मी एक छोटे से गिरते हुए फ्लेयर से आ रही है और कौन सी एक बड़े जेट इंजन से। बिल्कुल, वो नकली गर्मी को इग्नोर करके सीधे इंजन में जा घुसती हैं। और जब ऐसा होता है तो पायलट के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, इजेक्ट करना। जी, कॉकपिट से छलांग लगाना। और स्रोतों के अनुसार जब कोई पायलट ईरान में इजेक्ट करता है तो उसके पास सिर्फ एक नक्शा, थोड़ी सी लोकल करेंसी और एक रेडियो होता है। और यहीं पे ईरान की सबसे कारगर चाल आती है। उन्होंने इन अमेरिकी पायलटों को पकड़ने के लिए भारी इनाम रखे हुए हैं। मतलब सिर्फ सेना ही नहीं, आम लोग भी इनाम के लालच में उसे पकड़ने निकल पड़ते हैं। हाँ, और जब बेस से बचाव अभियान के लिए हेलीकॉप्टर आते हैं तो वो हेलीकॉप्टर खुद ईरान के पैरामिलिट्री गुटों का आसान लक्ष्य बन जाते हैं। ये तो पूरा एक जाल बन जाता है। आसमान की लड़ाई जमीन की समस्या बन जाती है। लेकिन अगर हम जमीन और समुद्र के इस जाल की बात कर ही रहे हैं तो मुझे ईरान की मच्छर फौज का जिक्र करना है। वो छोटी नाव वाला बेड़ा। ईरान के पास अमेरिका की तरह विशाल जहाज नहीं है,
तो उन्होंने तेज गति से चलने वाली छोटी नावों का बेड़ा बना लिया है जिन पे बस 4-4 मिसाइलें लदी हैं। और ये रडार पर बहुत छोटी दिखती हैं। बिल्कुल, ये तेजी से आती हैं, मिसाइलें दागती हैं और हमलावर पानी में कूदकर भाग जाते हैं या नाव मोड़ लेते हैं। पारंपरिक नौसेना के लिए इस गुरिल्ला समुद्री रणनीति को रोकना बहुत मुश्किल है। और इसी असमप्त रणनीति का एक और रूप है आंखों पर वार। अवैक्स पर हमला, राइट? हाँ, अवाक्स विमान जो हवा में उड़ने वाले विशाल रडार स्टेशन होते हैं। स्रोतों में दर्ज है कि सऊदी अरब के एक एयरबेस पर खड़े अमेरिका के अवैक्स जहाज पर बिल्कुल अचूक हमला किया गया। और वो भी पूरे विमान को नहीं, सिर्फ उसके रडार डोम को उड़ाया गया। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी योद्धा को मारने के बजाय उसकी आंखों में तीर मार देना, ताकि पूरी सेना अंधी हो जाए। बिल्कुल सही। और ये सटीकता ऐसी नहीं आई। स्रोतों के अनुसार ईरान को रूस और चीन से एकदम सटीक सैटेलाइट डेटा मिल रहा है। और ऊपर से ईरान का भूगोल भी तो उनके लिए एक ढाल है, पहाड़ों और रेगिस्तानों का जाल, जिसे अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम कहा जा रहा है। जी। और जो बात उनके कमांड स्ट्रक्चर को सबसे अलग बनाती है वो है उनकी सेना का 31 अलग-अलग टुकड़ों में बटा होना। इसे एक मोज़ेक की तरह डिजाइन किया गया है। हाँ, ये पॉइंट मुझे बहुत दिलचस्प लगा। मतलब अगर टॉप लीडरशिप मारी भी जाए तब भी हर इकाई के पास अपने हथियार और मिसाइलें हैं, वो स्वतंत्र रूप से हमला कर सकते हैं। बिल्कुल। ये तो ऐसा है जैसे आप किसी बाघ से नहीं बल्कि मधुमक्खियों के झुंड से लड़ रहे हैं। आप एक बंदूक से बाघ को तो मार सकते हैं, लेकिन मधुमक्खियों के 31 अलग-अलग छत्तों का आप क्या बिगाड़ लेंगे? ये तुलना एकदम सटीक है। और इसी वजह से अमेरिकी ड्रोन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम 80% तक खाली हो चुके हैं। 80%? बाप रे। हाँ, क्योंकि वो असमंजस में है कि इतने सारे सस्ते ड्रोन्स पर $2 मिलियन की पैट्रियट मिसाइल खर्च की जाए या नहीं। ये एक भयानक आर्थिक जाल है। और अर्थशास्त्र की बात करें तो स्रोतों ने वैश्विक चोक पॉइंट्स की जो बात की है वो डराने वाली है। व्यापारिक मार्गों की घेराबंदी। जी, जैसे हॉर्मुज़ जलसंधि, जहां से दुनिया का 20% और भारत का 60% तेल गुजरता है। और बाबल मंडेब भी है जहां हूती विद्रोहियों का प्रभाव है। अगर ये एक हफ्ते के लिए भी बंद हो जाएं तो वैश्विक बाजारों में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा हथियार स्रोतों में बताया गया है वो तेल नहीं, पानी है। डिसैलिनेशन प्लांट्स वाला हिस्सा। हाँ, अरब देशों में पीने का पानी समुद्र के पानी को साफ करके आता है। सऊदी अरब के पास ऐसे 20 प्लांट्स हैं। और स्रोत कहते हैं कि अगर ईरान घेर गया तो वो डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करके इन पानी के प्लांट्स को प्रदूषित कर सकता है। डर्टी बॉम्ब मतलब वो जिसमें यूरेनियम का कचरा या पारा भरा होता है, जो रेडिएशन और जहर फैलाता है। बिल्कुल। वो प्लांट दशकों के लिए बेकार हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, ये तो एक तरह से विनाशकारी और अमानवीय कदम लगता है ना? मतलब क्या एक देश सच में ऐसा कर सकता है? क्योंकि इससे तो पूरी अरब दुनिया उनके खिलाफ हो जाएगी। देखिए, इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध कहते हैं। कहावत है ना, डूबता इंसान तिनके का सहारा लेता है। हाँ। जब किसी देश के अस्तित्व पर खतरा होता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की परवाह नहीं करता। ये रणनीति जीतने के लिए नहीं बल्कि दुश्मन को ये बताने के लिए होती है कि हार की कीमत तुम्हारे लिए भी भयानक होगी। मतलब पूरी तरह से डर का खेल है। और डर नीतियां कैसे बदलता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अल-जुलानी का केस। भू राजनीतिक दोहरापन। हाँ। जिसे अमेरिका और यूरोप ने कभी अलकायदा का आतंकी घोषित किया था, उस पर लाखों डॉलर का इनाम था। और फिर उसी अल-जुलानी को फंड देकर सीरिया का राष्ट्रपति बनवा दिया गया। ये दिखाता है कि इस युद्ध में नीतियां कितनी तेजी से बदलती हैं। कल के दुश्मन आज के हथियार बन जाते हैं। इसे रियल पॉलिटिक कहते हैं। इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। और इन सब चीजों को समझने के लिए स्रोतों ने एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक संदर्भ भी दिया है। जी, ईरान के लोगों की तुलना राजस्थान के राजपूतों और अफगानों से की गई है, जैसे महाराणा प्रताप या 80 घाव खाने वाले राणा सांगा, जिनका इतिहास बताता है कि वो मरना पसंद करेंगे लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, वो उस मानसिकता के लोग नहीं हैं जिन्हें हथियारों से डराकर घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। और जब ऐसी मानसिकता वालों से युद्ध होता है तो वो लंबा और थकाऊ ही होता है। और एक आम इंसान के नजरिए से देखें तो इस युद्ध का असर सिर्फ तेल पर नहीं पड़ेगा। अगर खाड़ी देशों में तबाही मचती है तो युद्ध के बाद वहां निर्माण कार्य के लिए भारत के लोगों के लिए नौकरियां और लेबर वीजा की अचानक बहुत मांग बढ़ सकती है। अर्थव्यवस्था का ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है, जिसे ब्रोकन विंडो फैलेसी भी कहते हैं। एक जगह की तबाही दूसरी जगह रोजगार ला सकती है। तो
इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल छोड़ने का समय है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे करोड़ों डॉलर के आधुनिक जहाज़ों और एयर डिफेंस सिस्टम को कुछ हजार डॉलर के ड्रोन और पुरानी हीट सीकिंग तकनीक से मात दी जा रही है। क्वांटिटी ने क्वालिटी को चुनौती दी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि भविष्य के युद्धों में महाशक्तियों के पास अथाह पैसा होना उनकी जीत की गारंटी नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या तकनीक का लो कॉस्ट डेमोक्रेटाइजेशन यानी सस्ती तकनीक का सबके हाथों में होना युद्ध के पुराने सभी नियम हमेशा के लिए बदलने वाला है? इस पर जरूर विचार करें। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।